हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम नीलकंठ पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम निबंध से। प्रश्न नंबर 1, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? इसका उत्तर आप लिखोगे। मोर की गर्दन नीली थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया और मोरनी उसके साथ हमेशा छाया के समान रहती थी, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। तो बच्चों, मोर जो था ना, उसकी गर्दन कैसी थी? उसकी गर्दन ब्लू कलर की थी, नीले रंग की थी, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया। और जो मोरनी थी वो मोर के साथ हमेशा रहती थी, बिल्कुल उसकी छाया की तरह, तो इसलिए मोरनी का नाम राधा रखा गया। प्रश्न नंबर 2 है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? तो इसका मतलब है कि मोर के बच्चे जब जाली वाले घर में पहुंच गए थे ना, बड़े से घर में, तब उसके बच्चों का कैसे वेलकम हुआ? इसका उत्तर आप लिखोगे। जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधु के आगमन पर किया जाता है। तो बच्चों, जब कोई नई दुल्हन आती है ना, तो उसके आने पर जैसा वेलकम होता है, बिल्कुल वैसे ही मोर के बच्चों का वेलकम हुआ। लक्का कबूतर उनके सामने नाचना छोड़कर चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। अब जो लक्का कबूतर था ना, उसने क्या करा? वो मोर मोरनी के चारों तरफ क्या करने लगा? घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। अब जो बड़े खरगोश थे, वो उन्हें बिल्कुल सीरियस होके देख रहे थे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद करने लगे और तोता एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगा आदि। और जो छोटे खरगोश थे ना, उन्होंने क्या करा? वो जो छोटे खरगोश थे, वो मोर मोरनी के आसपास उछलने कूदने लगे और जो तोता था वो एक आंख बंद करके उनको देख रहा था। प्रश्न नंबर 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? इसका मतलब है कि जो लेखिका थी, उन्हें नीलकंठ की कौन कौन सी हरकतें, कौन कौन सी अदाएं या उसकी क्या क्या एक्टिविटीज थी जो लेखिका को पसंद थी। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। पहली, लेखिका के सामने पंख फैलाकर खड़े होना। दूसरा, गर्दन टेढ़ी करके शब्द सुनना। तीसरा, लेखिका के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना। हौले हौले मतलब धीरे धीरे। फिर था दयालु होना और सबकी रक्षा करना। नीलकंठ कैसा था बच्चों? नीलकंठ बहुत दयालु था और सबकी रक्षा करता था। फिर है गर्दन झुकाकर दाना चुगना और पानी पीना। तो जो लेखिका है ना, उनको नीलकंठ का गर्दन झुकाकर दाना चुगना मतलब दाना खाना और पानी पीना, ये सब भी पसंद था। प्रश्न नंबर 4 है, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है? तो बच्चों, ये जो वाक्य है ना, ये क्या करता है? ये इस घटना की ओर संकेत करता है जब किसको लाया गया था? जब मोरनी कुब्जा को लाया गया था। कहाँ? घर पे। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। चोंच मार मार कर वो क्या करती थी? वो राधा की जो कलगी थी उसको नोच डालती थी, उसके पंखों को नोच डालती थी और वो किसी भी जानवर को नीलकंठ के करीब आने नहीं देती थी। यदि कोई नीलकंठ के करीब आता था तो क्या करती थी? वो उस जानवर के चोंच मारकर उसको घायल कर देती थी और उसमें बहुत ईर्ष्या थी, मतलब वो हमेशा जेलस रहती थी। किससे? राधा से। तो इस वजह से उसने राधा के अंडे भी तोड़ दिए थे और जब नीलकंठ को ये बात पता चली थी तो वो बहुत दुखी रहने लगा था और एक दिन जो बेचारा नीलकंठ था ना, उसका अंत हो गया था, मतलब वो मर गया था। प्रश्न नंबर 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में रहना असहनीय क्यों हो जाता था? इस प्रश्न का मतलब है कि जब वसंत ऋतु आता था, मतलब स्प्रिंग का जब सीजन होता है, उसको हम वसंत ऋतु कहते हैं। तो जो वसंत ऋतु का सीजन था, उसके अंदर नीलकंठ का जाली घर में रहना वो क्यों नहीं रह पाता था जाली घर में? तो इसका आंसर आप लिखोगे, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय इसलिए हो जाता था
क्योंकि वसंत ऋतु उसको बहुत प्रिय था, उसको बहुत पसंद था। इसमें पेड़ों पर नए पत्ते आते थे और वातावरण खुशबू से भर जाता था। तो खुशबू से क्यों भरता था वातावरण? क्योंकि जो वो है ना फूल होते हैं बच्चों, तो स्प्रिंग सीजन में फूल जो है वो खिलते हैं, ब्लूम होते हैं, इस वजह से वातावरण कैसा हो जाता था? बहुत खुशबूदार हो जाता था। प्रश्न नंबर 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? इसका आंसर आप लिखोगे, कुब्जा के साथ ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था और जो भी कोई नीलकंठ के पास जाता था वह चोंच मारकर उसे भगा देती थी। प्रश्न नंबर 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चों को सांप से किस तरह बचाया? इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर आप लिखोगे, एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया था, मतलब जाली घर के अंदर आ गया था। उसने एक खरगोश के बच्चे को मारने के लिए उसको पीछे से जकड़ लिया और बच्चा चींची करने लगा। उसने क्या करा था? बच्चे को मारने के लिए ना बच्चों, उसने खरगोश के बच्चे को पीछे से पकड़ा था। ठीक है, जकड़ना मतलब पकड़ना। और वो जो बच्चा था वो क्या करने लगा? वो बेचारा चींची करने लगा। उसकी आवाज सुनकर नीलकंठ की आंखें खुली और झूले से नीचे उतरकर बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली हो गई और बच्चा बच गया। अब सांप ने क्या करा था? बच्चे की चींची आवाज सुन के सांप की आंखें जो थी वो खुल गई और वो झूले से नीचे उतर कर आ गया। उसने बहुत ही मतलब एकदम सीरियस होके बहुत ध्यान देके उसने सांप का जो फन था ना उसके पास क्या करा? उसके पास उसको पंजों से दबाया फन को और फिर चोंच से इतनी बार मारा, मतलब चोंच उसने इतनी बार मारी किसके? सांप के, कि जो सांप था वो अधमरा हो गया और फन की जो पकड़ थी वो ढीली हो गई थी और बच्चा बाहर निकल गया था। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं उभर कर आती हैं। जैसे नीलकंठ घर के मुखिया की तरह सबका ध्यान रखता था। तो नीलकंठ कैसे ध्यान रखता था? बिल्कुल हेड ऑफ द हाउस की तरह। समझदार, साहसी और दयालु था। वो कैसा था? समझदार था, ब्रेव था और दयालु, मतलब सब सबकी मतलब उसका दिल बहुत अच्छा था। सतर्क रहता था, मतलब हमेशा वो एकदम अटेंटिव रहता था। अब है निबंध से आगे। प्रश्न 1, ये पाठ एक रेख चित्र है। रेख चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेख चित्र को पढ़िए। तो इसका उत्तर आप लिखोगे, रेख चित्र एक सीधी कहानी ना होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। इसमें साहित्यकार अपनी कल्पना या अनुभूति का अलग से कोई रंग नहीं भरता। जिस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वर्णन करना है उसका हूबहू चित्र अंकित कर देता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। अब ये जो प्रश्न नंबर 2 और 3 है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। अब है अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए, मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं हैं लेखिका ने देखी होंगी, जो जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। इसका उत्तर आप लिखो, लेखिका जब नीलकंठ को गंगा में छोड़ती हैं तो उसके पंख गंगा की लहरों में चारों ओर फैल जाते हैं। तो देखिए बच्चों, लेखिका जो थी ना वो जब नीलकंठ को गंगा में छोड़ती है तो उसके जो पंख थे वो लहरों में कैसे हो जाते हैं? वो चारों तरफ लहरों में फैल जाते हैं। उस दृश्य को देखकर लेखिका को लगता है कि गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो चुका है। लेखिका को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि धूप में गंगा की लहरें
ऊपर नीचे उड़ते हुए कई रंगों और अनुभवों से परिचित कराती हैं। ऐसे ही जब मोर के पंखों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पंखों पर बनी चंद्रिकाएं अधिक चमकीली और धूप छाई हो जाती हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आपको बताने कि नीलकंठ डांस कैसे करता था, आपको उसके बारे में बताना है। तो इसका उत्तर आप लिखो, मेघों के घिरते ही नीलकंठ के पांव थिरकने लगते थे। जैसे जैसे बारिश तेज होती थी उसके पांव की थिरकन भी बढ़ती जाती थी। वह अपने इंद्रधनुषी गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार मतलब गोल बनाकर नाचता था। वह कभी आगे जाता था तो कभी पीछे, कभी दाएं बाएं होकर ठहर जाता था। तो देखिए जैसी बारिश स्टार्ट होती थी ना तो नीलकंठ के जो पाँव थे वो थिरकने लगते थे, मतलब डांस करना थोड़ा थोड़ा करके शुरू करते थे। जैसे जैसे बारिश तेज होती थी वैसे वैसे उसका डांस करना भी बढ़ता चला जाता था। अब वो क्या करता था, उसके जो पंख हैं वो उनको गोल आकार का बनाकर क्या करता था, नाचता था। वो कभी आगे जाता था, कभी पीछे जाता था, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसे करके। और कभी वो ठहर जाता था, मतलब एक ही जगह पे रहता था। तो इस तरीके से नीलकंठ जो था वो डांस करता था। अब है भाषा की बात। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको क्या बनाना है, जिनसे आपको नए शब्द बनाने हैं। जैसे गंध है तो गंध से आप बना दो सुगंध, दुर्गंध और सुगंधित। रंग से बना दो रंगीन, बेरंग, रंग रोगन। फल से आप बना दो सफल, विफल और असफल। ज्ञान से आप बना दो विज्ञान, सद्ज्ञान और अज्ञान। प्रश्न नंबर 2। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको संधि और विग्रह करने हैं। मतलब संधि मतलब आपको दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना है, और विग्रह मतलब शब्द को ही आपको दो हिस्सों में तोड़ना है। जैसे नील प्लस आब, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीलाब। फिर है नव प्लस आगंतुक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नव, सॉरी ये हो जाएगा नवागंतुक। ठीक है। फिर है विग्रह, आपको अलग अलग करना है। सिंहासन, तो ये क्या हो जाएगा, सिंह प्लस आसन। फिर है मेघाछन, तो ये क्या हो जाएगा, मेघ प्लस आछन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई होगा। वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।